ये नेशनल इनकम टॉपिक का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इनकम क्या होती है इसे पढ़ा, उसके बाद पढ़ा राष्ट्रीय आय क्या होती है उसे देखा, फिर हमने चारों संकल्पनाएं पढ़ी, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एलएनपी। अब हम राष्ट्रीय आय के सेकंड सेशन में जा रहे हैं जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम जिन जिन बातों को पढ़ेंगे उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना मार्केट प्राइस पर कैसे कैलकुलेट की जाती है, फैक्टर कॉस्ट पे कैसे कैलकुलेट होती है, राष्ट्रीय आय की गणना कांस्टेंट प्राइस पर और करंट प्राइस पे कैसे मापी जाती है। फिर हम देखेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी के 4 सेक्टर हैं, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को जिन 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी, उसमें कौन कौन से उपक्षेत्रों को शामिल किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ये टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय की गणना मार्केट प्राइस पर और फैक्टर कॉस्ट पे। ये हम पढ़ें कि मार्केट प्राइस क्या होती है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, कारण क्या है इसे पढ़ने का, जबकि हमें राष्ट्रीय आय क्या होती है उसकी डेफिनेशन पता है। ये पढ़ने का कारण ये है कि जो हमने राष्ट्रीय आय की परफेक्ट डेफिनेशन बताई थी एनएनपी को, उसमें आपने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हर बार ये लिखा था कि फाइनल गुड एंड सर्विसेज को ऐड करते हैं, उसकी जो मनी वैल्यू होती है उसको हम ऐड करते हैं। लेकिन हमने वहाँ कहीं पर भी ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि उन फाइनल गुड एंड सर्विस की मनी वैल्यू क्या होती है। किसी भी वस्तु की 2 मनी वैल्यू होती है, एक मार्केट प्राइस में और एक फैक्टर कॉस्ट में। अगर हमारे इंटरव्यू में या क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया जाए कि हम अपनी राष्ट्रीय आय में की गणना करते समय कौन से मूल्य पर गणना करते हैं, तो हमें ये बताना ज़रूरी होगा कि हम राष्ट्रीय आय की गणना मार्केट प्राइस पे करते हैं या फैक्टर कॉस्ट पे। इस वजह से हमें ये अवधारणा पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि हमने पुरानी जितनी भी डेफिनेशन थी उसमें सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि फाइनल गुड एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू को जोड़ते हैं, लेकिन किस मनी वैल्यू को जोड़ते हैं इसके बारे में क्लियर नहीं था। उसी को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मार्केट प्राइस क्या होता है। अगर मैं सामान्य भाषा में एक्सप्लेन करूँ तो मार्केट प्राइस उस मूल्य को कहते हैं, किसी वस्तु का वह मूल्य मार्केट प्राइस कहलाता है जिस पे क्रेता खरीदने को और विक्रेता बेचने को तैयार हो। यानी कि बाजार में प्रचलित वो मूल्य जिस पे बायर खरीदने को और सेलर बेचने को तैयार हो, तो वो मूल्य उस वस्तु का मार्केट प्राइस कहलाता है। अगर मैं इस बात को एक डायग्राम में भी प्रेजेंट करके आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहाँ पर सेलर और यहाँ पर बायर जिस पॉइंट पर मिल रहा है, किस पॉइंट पे मिल रहा है, ये 20 रुपए के पॉइंट पे इस वस्तु को खरीदने को सेलर जो है बेचने को तैयार है और बायर खरीदने को तैयार है। तो ये मूल्य ही 20 रुपए मूल्य ही उस वस्तु का मार्केट प्राइस होगा। इसे थोड़ा सा, इस डायग्राम को थोड़ा और अगर हम एक्सप्लेन करें तो आप देखेंगे कि जो बायर था वो और सेलर, यहाँ पर 30 रुपए में सेलर ने कहा हम 30 रुपए में बेचेंगे, बायर ने कहा, आप देखिएगा इन दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा दूरी है। फिर धीरे धीरे ये लोग एग्री हो रहे हैं किस प्राइस पे, 20 रुपए में। तो इस तरीके से देखेंगे कि इस डायग्राम में केवल एक ही ऐसा बिंदु है जहाँ पर बायर और सेलर एग्री होते हैं जिस मूल्य पर, तो ये मूल्य ही उस वस्तु का मार्केट प्राइस कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने मार्केट प्राइस क्लियर कर दिया। अब हम देखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है।
जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए जो 4 मूलभूत फैक्टर्स की ज़रूरत होती है उनको हम शामिल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए सबसे पहले लैंड चाहिए, आफ्टर दैट लेबर, फिर कैपिटल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर। लैंड को हम पे करेंगे रेंट, लेबर को हम देंगे वेजेस, कैपिटल को हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और जो एंटरप्रेन्योर है उसके लिए हम प्रॉफिट, वो प्रॉफिट के उद्देश्य से कार्य करता है। मान लेते हैं रेंट के लिए हमको 100 रुपए अदा करने पड़े, वेजेस में हमने 200 रुपए पे किए, इंटरेस्ट देने में हमारे 300 रुपए गए और प्रॉफिट हमारा रहा 500 रुपए। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1600 रुपए हमारा क्या आया है, टोटल फैक्टर कॉस्ट आई है। यानी कि किसी वस्तु को उत्पादित करने में जो साधन आपने शामिल किए और उन साधनों के लिए जो हमने मूल्य चुकाया है उसको हम जब जोड़ लेते हैं तो ये हमारी क्या निकल कर आती है, टोटल कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट नहीं, टोटल कॉस्ट निकल कर आती है। और फैक्टर कॉस्ट को प्राप्त करने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। यहाँ टीसी का मतलब है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। मान लेते हैं हमने 1600 रुपए खर्च किए हैं और ये 1600 रुपए खर्च करने के हमने 10 वस्तुओं का उत्पादन किया है, तो हमारी जो फैक्टर कॉस्ट आएगी वो 160 रुपए की आएगी। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल कॉस्ट में से जितनी खर्च आपने किया है उसमें खर्च करने के बाद आपने जितनी वस्तुएं बनाई हैं उन वस्तुओं से जब हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं तो प्रति वस्तु का उत्पादन लागत हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये जो लागत हमें प्राप्त हो रही है इसी को ही हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमें मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों ही पता चल गया। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम अपनी जितनी भी देश के भीतर वस्तु, अंतिम वस्तु और सेवाएं बन रही हैं उनको किस मूल्य पे जोड़ेंगे, मार्केट प्राइस पे जोड़ेंगे या फैक्टर कॉस्ट में जोड़ेंगे। इसे समझने के लिए हम इनका मूल्यांकन एनालिसिस कर लेते हैं और इनमें से जो परफेक्ट तरीका होगा उन्हीं दोनों में से कोई एक मूल्य पर हम अपनी सारी जो एक फाइनेंशियल ईयर में हमने जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया था उसके मूल्य को हम या तो मार्केट प्राइस पे लेंगे या फैक्टर कॉस्ट में। लेकिन इनमें से किसे लेना है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन परफेक्ट है। तो इसे चेक करते हैं। एक तरफ मार्केट प्राइस लिखते हैं और एक तरफ फैक्टर कॉस्ट लिखते हैं। जो मार्केट प्राइस होगी उसमें फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होंगे इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ये पहली बात। और जबकि फैक्टर कॉस्ट में ओनली कॉस्ट ऑफ, तो अगर हम इन दोनों अंतरों को देखें तो मार्केट प्राइस में जब आप किसी वस्तु को बाजार से खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है मार्केट प्राइस या एमआरपी लिखा होता है। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस और वहीं नीचे एक ब्रैकेट में लिखा होता है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड। इसका मतलब ये है कि इस वस्तु को जिसका आप बाजार में भुगतान कर रहे हैं इसमें उसकी फैक्टर कॉस्ट भी जुड़ी हुई है, इसको बनाने की लागत भी जुड़ी है और इसके ऊपर जो टैक्स लगाए गए हैं वो भी इस मूल्य में शामिल है। तो इस तरीके से मार्केट प्राइस में उसकी उत्पादन लागत और सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया जाता है। इन दोनों का योग ही मार्केट प्राइस बनता है। जबकि फैक्टर कॉस्ट की अगर हम बात करें तो फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को ही शामिल किया जाता है, जबकि इसमें किसी प्रकार के टैक्स इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब है उस वस्तु को बनाने की सिर्फ लागत को ही फैक्टर कॉस्ट में शामिल किया गया। तो पहला अंतर यहाँ पर क्लियर हो जाता है। दूसरा डिफरेंस की अगर हम बात करें तो मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा ही होगा। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाते हैं, इस वजह से उसका मूल्य
मूल्य बढ़ जाता है। यानी कि अगर कोई वस्तु 10 रुपए की बनी और उसके ऊपर 5 रुपए का टैक्स लग जाता है तो टोटल उसका मार्केट प्राइस 15 रुपए हो जाता है। इस वजह से वो हमेशा मार्केट प्राइस ज़्यादा रहेगी एज कंपैरिजन फैक्टर कॉस्ट के। और यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट ऑलवेज स्मॉलर देन मार्केट प्राइस, यानी इसका जस्ट उल्टा कि हमेशा फैक्टर कॉस्ट कम रहेगी किसकी तुलना में, मार्केट प्राइस के। तो इस प्रकार हम यहाँ पर दूसरा अंतर देख लेते हैं कि मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगी और फैक्टर कॉस्ट हमेशा कम होगी। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, मार्केट प्राइस प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, जबकि फैक्टर कॉस्ट लगभग कांस्टेंट होता है। एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। मान लीजिए अगर आप मंडी से आलू खरीदने के लिए जाते हैं तो वो 20 रुपए किलो आपको आलू पड़ेगा, लेकिन अभी वो ठेले से खरीदेंगे तो वो 25 रुपए किलो आलू पड़ रहा है। अगर वो ठेला आपके घर तक चलकर आया है तो वो 30 रुपए में उसे बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अलग अलग मूल्य चल रहे हैं। एक मंडी का मूल्य चल रहा है जहाँ आप 20 रुपए में खरीद रहे हैं, ठेलों में जा रहे हैं तो 25 रुपए में दे रहा है, और अगर वो ठेला घर पर आ रहा है तो वो 30 रुपए किलो आलू दे रहा है। तो इस तरीके से मार्केट प्राइस प्लेस टू प्लेस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो फैक्टर कॉस्ट प्लेस टू प्लेस लगभग एक ही जैसा रहता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के किसानों को गेहूं के उत्पादन में 100 रुपए प्रति कुंटल की लागत आ रही है तो लगभग मध्य प्रदेश के किसानों को भी गेहूं के उत्पादन में लगभग इतनी ही लागत आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी लैंड लेबर कैपिटल जो है का जो मूल्य जो पे किया होगा वो लगभग सिमिलर होगा। इस तरीके से फैक्टर कॉस्ट प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती और मार्केट प्राइस प्लेस टू प्लेस बहुत ज़्यादा डिफर होती है। नेक्स्ट अगर हम अंतर की बात करते हैं, दोनों में क्या अंतर है, जो मार्केट प्राइस है वहां पर बार्गेनिंग पॉसिबल है, जबकि फैक्टर कॉस्ट में कोई बार्गेनिंग की गुंजाइश नहीं रहती। इसे भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जब हम मार्केट प्राइस पे कोई सामान खरीदते हैं तो जिसमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, तो आप देखते होंगे कि सरकार भी एक कैंपेन चलाती है जिस उस कैंपेन में ये बोलती है कि मार्केट प्राइस पर आप तोल मोल कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, यानी अत्यधिक मूल्य है रिटेल में बिकने का, और ग्राहक चाहे तो उसके ऊपर बार्गेनिंग कर सकते हैं और ये आपका हक है। इसी को ही हम कहते हैं कि इसी वजह से कहते हैं कि आप मार्केट प्राइस पर बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेकिन जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी जेब से लागत गई है, इससे कम मूल्य कोई भी प्रोड्यूसर स्वीकार नहीं करेगा। कम मूल्य की बात छोड़िए, ये फैक्टर कॉस्ट पे भी लोग बेचना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो उत्पादन किया है वो लाभ कमाने के लिए किया है, ना कि अपनी लागत से कम प्राप्त करने के लिए। इसलिए कोई भी फैक्टर कॉस्ट पे बार्गेनिंग नहीं करता, यानी जितनी लागत उस वस्तु को उत्पादन करने में आई है उसके बराबर या उससे नीचे में हम नहीं स्वीकार करेंगे, हम उसे अधिक ही स्वीकार करेंगे। इसलिए फैक्टर कॉस्ट पे बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं है। अगर हम इन अंतर को कंसीडर करें तो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं को ले रहे हैं उन सब का जो प्राइस है वो फैक्टर कॉस्ट पे काउंट करना इजी रहेगा। इसके पीछे कारण ये है कि ये पूरे देश में लगभग एक जैसा होता है और इसमें बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं होती है। इस वजह से राष्ट्रीय आय के लिए जो हम वस्तु और सेवाओं का मूल्य ले रहे हैं वो फैक्टर कॉस्ट पर काउंट करना हमारे लिए साइंटिफिक है, यानी व्यवहारिक है, क्योंकि ये पूरे देश में लगभग एक है। यानी अगर आपने उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन करने वाले किसानों का फैक्टर कॉस्ट जान लिया तो लगभग आपको अंदाजा मिल जाएगा कि पूरे भारत में गेहूं के उत्पादन में कितनी लागत आ रही है। तो इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना फैक्टर कॉस्ट पे करना ऑथेंटिक माना जाता है, साइंटिफिक माना जाता है, व्यवहारिक माना जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये भी समझनी है कि वर्तमान में भारत सरकार अपनी राष्ट्रीय आय की गणना मार्केट प्राइस पर करती है, जबकि अभी मैंने बताया कि साइंटिफिक तरीका फैक्टर कॉस्ट है। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना ही है कि जो मार्केट प्राइस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ज़्यादा होता है फैक्टर कॉस्ट से। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमने किसी वस्तु का मार्केट प्राइस 10 रुपये लिया है तो उसका फैक्टर कॉस्ट यहाँ पर 2 रुपये होगा। जिस चीज़ का यहाँ 20 रुपये
रुपए लिया है वहाँ इसका यहाँ पर 5 रुपए होगा, जिसका यहाँ 30 रुपए लिया है वो यहाँ पर 10 रुपए होगा। तो मार्केट प्राइस पे जो हमारी नेशनल इनकम आ रही है वो 50 रुपए आ रही है, जबकि यहाँ पर आपकी नेशनल इनकम 17 आ रही है। इस आधार पे वर्तमान में सरकार राष्ट्रीय आय की गणना मार्केट प्राइस पर करती है। तो अगर प्रश्न आए कि राष्ट्रीय आय की गणना करने का व्यवहारिक तरीका क्या है, साइंटिफिक अप्रोच क्या है, तो आंसर इज फैक्टर कॉस्ट। लेकिन अगर प्रश्न ये है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना किस मूल्य पर की जाती है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर हमने मार्केट प्राइस भी देखा, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ये भी देखा। दोनों के मध्य जब हमने तुलना की तो हमने देखा कि फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा व्यवहारिक है, लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना मार्केट प्राइस पर की जाती है। आगे के कंसेप्ट में बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस। तो अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना कांस्टेंट प्राइस पे कैसे की जाती है और करंट प्राइस पर कैसे की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट प्राइस। राष्ट्रीय आय की गणना कांस्टेंट प्राइस पर क्यों की जा रही है पहले ये जान लेते हैं, फिर हम यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि कांस्टेंट प्राइस पर राष्ट्रीय आय की गणना किस तरीके से की जाती है। जब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय हमारी पहले की तुलना में किस रफ्तार से बढ़ रही है, यानी कि हम पहले कितनी राष्ट्रीय आय हमारी अमाउंट में थी और आज वर्तमान समय में हमारी राष्ट्रीय आय कितनी गति से बढ़ी है। यानी कहने का मतलब है कांस्टेंट प्राइस पर राष्ट्रीय आय की गणना करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है ताकि हम ये जान सकें कि हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने की जो दर है, जो गति है, वो किस दर से हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। ये जानने के लिए हम राष्ट्रीय आय की गणना कांस्टेंट प्राइस पर करते हैं। अब कैसे करते हैं इसे देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना कांस्टेंट प्राइस पे करने के लिए हमें एक टूल की आवश्यकता होती है जिसको हम बेस ईयर कहते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करने का बेस ईयर क्या है, 2011-12। अब यहां जान लेते हैं कि बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर उस वित्तीय वर्ष को लिया जाता है जो एक सामान्य ईयर के रूप में होता है। सामान्य मतलब इसमें कुछ खास बात होगी जिसकी वजह से इसे तुलना के लिए हम इस ईयर से तुलना कर रहे हैं। इसमें 3 खास बात होनी चाहिए। पहले, इस वित्तीय वर्ष में किसी तरीके का युद्ध ना हुआ हो, किसी तरीके की इमरजेंसी ना लगी हो, ना ही इसमें किसी तरीके की बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आई हो और ना ही वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में बहुत तेजी से वृद्धि या गिरावट हुई हो। कुल मिला के एक सामान्य वित्तीय वर्ष को ही हम बेस ईयर के रूप में लेते हैं और वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय को मापने का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। इससे पहले जो हमारा बेस ईयर था वो 2004-5 था, जिसे हमने रिप्लेस करके 2011-12 को बेस ईयर के रूप में लिया है। अब बेस ईयर हमने यहाँ पर 11-12 लिया और यहाँ पर हम लेते हैं करंट ईयर। मान लेते हैं कि करंट ईयर 2020-21 है। अभी ये फाइनेंशियल ईयर कंटिन्यू है, ये खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है कि इस समय करंट ईयर 2020-21 है। मान लेते हैं 2011-12 में हमने 50 वस्तुओं का उत्पादन किया और एक वस्तु की कीमत 100 रुपये है। तो हमारी जो इनकम हुई वो कितनी हुई, 5000। यहाँ 50 हमने गुड्स प्रोड्यूस की हैं और 100 इसका क्या है, प्राइस है। कौन सा प्राइस है, 2011 में इनकी औसतन कीमत क्या थी, 100 रुपये थी। तो हमने 50 वस्तु इंटू क्या किया, 100 रुपीज़ किया, तो हमें पता चला 5000 रुपीज़ जो हमारी इनकम आई है, इसको हम लिखेंगे नेशनल इनकम एट बेस ईयर। ठीक। अब मान लेते हैं 2020-21 में हमने 100 वस्तुओं का उत्पादन किया, ये गुड्स है, लेकिन यहाँ पर हम जो प्राइस लेंगे अभी भी 100 ही लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इसको कांस्टेंट प्राइस लिख रहे हैं।
दोनों का प्राइस सेम ले रहे हैं। तो यहां आप देख रहे होंगे ये 10,000 रुपए आपकी इनकम आ रही है। इस चीज को समझाने का मेरा मतलब ये था कि अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट प्राइस 100 नहीं लेंगे तो आपको कभी ये नहीं पता चलेगा कि पहले की तुलना में हमने वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा करके अपनी इनकम को बढ़ाया है। यानी कि कांस्टेंट प्राइस हम वही वाला प्राइस लेते हैं जो हमने बेस ईयर में लिया, और इससे हमें स्वतः ही पता चल जाएगा कि अगर हमारी इनकम बढ़ी है, ये जो 10,000 रुपये बढ़ी है, तो ये इसीलिए बढ़ी है क्योंकि हमने पहले की तुलना में उत्पादन क्या किया है, बढ़ाया है। तो ये जो 10,000 रुपये इनकम होगी इसको कहेंगे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। क्यों कांस्टेंट प्राइस कहेंगे, इसके पीछे कारण ये है कि प्राइस अभी भी कौन सा बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इसे हम कहेंगे नेशनल इनकम एट बेस ईयर, और यहाँ पर कहेंगे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, क्योंकि प्राइस हमने वही कांस्टेंट लिए हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमने पहले की तुलना में कितनी इनकम में वृद्धि कर ली है, 5,000 रुपए की हमने वृद्धि कर दी है। तो हम कांस्टेंट प्राइस पर नेशनल इनकम इसीलिए तो कैलकुलेट करते हैं ताकि हम जान सके कि हम पहले की तुलना में यानी बेस ईयर की तुलना में हमारी इनकम कितनी बढ़ी है। और अगर इसी को हमें प्रतिशत में निकालना है तो हम सिंपल सा यहाँ पर क्या करेंगे, 5,000 ऊपर जो इन दोनों का डिफरेंस आया है और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, इस 5,000 से, और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमारे पास एक परसेंटेज में डेटा आ जाएगा, और यही परसेंटेज हमें दिखाएगा कि हमारे बढ़ने की रफ्तार यानी हमारी इनकम बढ़ने की रफ्तार कैसी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना कांस्टेंट प्राइस पर करने से हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने की जो दर है, जो गति है, वो कितनी है। और हमारी इनकम यहाँ पर अगर अमाउंट की बात की जाए तो 5,000 रुपये हमारी इनकम पहले की तुलना में बढ़ी है, और अगर हम इसे प्रतिशत में कैलकुलेट करें तो आपको यहाँ पर परसेंटेज भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से क्लियर है कि कांस्टेंट प्राइस पर हम राष्ट्रीय आय की गणना इसी उद्देश्य से करते हैं ताकि हम ये ज्ञात कर सकें कि हमारी राष्ट्रीय आय किस गति से बढ़ रही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा करंट प्राइस। अब हम यहाँ पर करंट प्राइस, नेशनल इनकम को हम करंट प्राइस पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि करंट प्राइस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बेस ईयर की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम जानते हैं कि हमारा इस समय करंट ईयर चल रहा है 2020-21, और हमने पुराने एग्जाम्पल में माना था कि 2020-21 में हमने कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया है, 100 वस्तुओं का उत्पादन किया है, 100 गुड्स का हमने उत्पादन किया है। लेकिन इन वस्तुओं का आज का करंट प्राइस क्या चल रहा है, तो मान लेते हैं कि इनका जो करंट प्राइस है वो भी 100 मान लीजिए 500 रुपीज चल रहा है। और यहाँ हम इसका प्राइस क्या लिखेंगे, करंट प्राइस यहाँ पर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 20-21 का जो साल है उसमें इन वस्तुओं की कीमत क्या हो रही है, 500 रुपये हो रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी इनकम कितनी हो गई है, 50,000। तो ये 50,000 जो इनकम है इसको लिखेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ये इसलिए लिखा है राष्ट्रीय आय करंट प्राइस पर क्योंकि यहाँ हमने जितनी वस्तुओं का उत्पादन किया था, 100 वस्तुओं का, उन सब के प्राइस वही लिए हैं जो इस साल के, इस करंट ईयर के प्राइस हैं। तो इस वजह से राष्ट्रीय आय किस मूल्य पर निकल कर आ गई, करंट प्राइस पर निकल कर आ गई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब हम करंट प्राइस पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि वर्तमान समय के फाइनेंशियल ईयर में हमारी राष्ट्रीय आय कितनी है, जबकि कांस्टेंट प्राइस पर हमें ये पता चलता है कि हमारी राष्ट्रीय आय की बढ़ने की रफ्तार क्या है। तो ये बेसिक अंतर है राष्ट्रीय आय की गणना कांस्टेंट प्राइस पर और राष्ट्रीय आय की गणना करंट प्राइस पर। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट और करंट प्राइस की गणना करना, उसको कैलकुलेट करना सीखा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि राष्ट्रीय आय की गणना ऑलवेज करंट प्राइस में हमेशा ज़्यादा होगी, यानी नेशनल इनकम एट
current price always greater than national income at constant price। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो चीज़ 50,000 निकली थी वो कांस्टेंट प्राइस में 5,000 निकली थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने करंट प्राइस लिए हैं और करंट प्राइस लगातार क्या हो रहा है, बेस ईयर में जिनका हमने 100 रुपये मूल्य लिया था, आज 2021 में हमने उसका 500 रुपये मूल्य लिया है। यानी इन्फ्लेशन के यानी मूल्य में वृद्धि होने की वजह से करंट प्राइस पर नेशनल इनकम हमेशा ज़्यादा आएगी। इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करंट प्राइस पर हमेशा ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों? तो आंसर क्या देंगे कि करंट प्राइस पर राष्ट्रीय आय की गणना इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि करंट ईयर में मूल्यों में वृद्धि होने की वजह से करंट प्राइस हमेशा कांस्टेंट प्राइस यानी बेस ईयर की तुलना में क्या होंगे, हमेशा ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से हमेशा नेशनल इनकम इन करंट प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो यहाँ पर हमने करंट और कांस्टेंट प्राइस का महत्व बताया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने इंडियन इकोनॉमी डिवाइडेड इन 4 सेक्टर, यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उन्हें हमने 4 क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ है। पहले क्षेत्र का नाम लिया है हमने प्राइमरी सेक्टर, दूसरे का नाम है सेकेंडरी और तीसरा टर्शरी और चौथा है क्वार्टरनरी। तो पहले समझ लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। प्राथमिक क्षेत्र को सामान्य भाषा में कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इस कृषि क्षेत्र में या प्राइमरी सेक्टर में किन किन सब या किन किन उप क्षेत्रों को शामिल किया जाता है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि प्राइमरी में एग्रीकल्चर, फिशरीज और फॉरेस्ट्री को शामिल किया जाता है, यानी कृषि को शामिल किया जाता है, मत्स्य पालन को शामिल किया जाता है और वानिकी को शामिल किया जाता है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में उन सब सेक्टर को शामिल किया जाता है जो पूर्णतः हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, यानी कि इसमें मानव का भूमिका सीमित होती है जबकि प्रकृति ने इन संसाधनों को हमें दिया है। जैसे कृषि करने के लिए हमें पानी की जो आवश्यकता है वो भी प्रकृति ने दी है, मिट्टी भी प्रकृति ने दी है, जो सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है वो भी प्रकृति के द्वारा है। इसलिए एग्रीकल्चर में प्रकृति की भूमिका बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसे प्राइमरी में रखेंगे। फिशरीज की अगर हम बात करें तो मत्स्य भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। और तीसरी बात हम यहाँ पर फॉरेस्ट्री, जंगल भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। जंगल हमने लगाए नहीं है बल्कि जंगल हम काट रहे हैं इस समय, तो जंगल भी हमारे लिए क्या है, प्राइमरी सेक्टर में रखा जाएगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि भारत के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जो पशुपालन है वो एग्रीकल्चर में के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी पशुपालन एक इंडिविजुअल सेक्टर की तरीके से काम नहीं करता बल्कि कृषि में ही पशुपालन शामिल है। तो एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि अगर पशुपालन कृषि में शामिल है तो मत्स्य को हमने अलग से क्यों रखा? इसका कारण है भारत की भौगोलिक स्थिति। अगर आप देखें तो दक्षिण भारत में 9 राज्य हैं जो कोस्ट एरिया को टच करते हैं और उन राज्यों की आय में बहुत बड़ी भूमिका मत्स्य पालन की होती है। और साथ ही साथ में जो स्टेट लैंडलॉक्ड हैं वहाँ पर भी तालाबों में मछली पालन बहुत बड़े लेवल पर होता है। इस वजह से हमने मत्स्य क्षेत्र को इंडिविजुअल सेक्टर की तरीके से लिया है, जबकि पशुपालन कृषि के साथ इंटरकनेक्टेड होता है, इसलिए हमने पशुपालन को हमने कृषि के अंदर ही रखा हुआ, उसे अलग से यहाँ पर शामिल नहीं किया है। तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आपने देखा कि प्राइमरी में एग्रीकल्चर, फिशरी और फॉरेस्ट्री जैसे सब सेक्टर को शामिल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। आम भाषा में इसे उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। उद्योग क्षेत्र का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जिनमें जहाँ पर हमने वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कारखाने लगाए हो और वहाँ पर हमने बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया हो, ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया हो। ऐसे क्षेत्रों में उत्पादित होने वाली वस्तुओं को हम हमेशा कहाँ रखेंगे? सेकेंडरी क्षेत्र में। इसके सब सेक्टर देखते हैं। यहाँ पर पहला वर्ड लिखा हुआ है माइनिंग एंड क्वारिंग, हिंदी में कहते हैं खनन और उत्खनन। खनन का मतलब होता है जब हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम खदानों से निकालते हैं तो इसी को ही हम खनन कहते हैं। और उत्खनन का मतलब होता है जो बहुत गहराई में जो मिनरल मिलते हैं उनको भी हम एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें भी हम निकालते हैं। तो माइनिंग एंड क्वारिंग का मतलब होता है प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो प्राकृतिक संसाधन है उनको जब हम निकालते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करते हैं और मशीनों का प्रयोग करके हम उन वस्तुओं को उन नेचुरल रिसोर्सेज
को बाहर निकालते हैं। और साथ ही साथ में जिस रूप में वो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा अशुद्धि के फॉर्म में मिलते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है, और फिर हम उन्हें बड़ी बड़ी रिफाइनरी में फ़िल्टर करते हैं और फिर कहीं जाकर वो हमारे उपयोग के लायक बनती है। इस वजह से हम माइनिंग एंड क्वारिंग को सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े कारखानों और मशीनों का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को हिंदी में विनिर्माण कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कल पुर्जे बनाना, यानी कि बड़ी मशीन के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनके निर्माण को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और ये सारे जो उत्पादन हो रहे हैं, कल पुर्जों का निर्माण हो रहा है, वो भी कारखानों में, फैक्ट्रियों में हो रहा है। तो इस वजह से भी हम इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को सेकेंडरी सेक्टर में शामिल करेंगे। अब यहाँ पर लिखा गया है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण। विनिर्माण और निर्माण में जो बेसिक अंतर ये है कि निर्माण में हम कल पुर्जों को शामिल करते हैं, जबकि कंस्ट्रक्शन में हम पूरा फाइनल प्रोडक्ट को, यानी कि बने पूरा, जैसे मान लीजिए पेन है वो कंस्ट्रक्शन किया गया है, लेकिन हम छोटे छोटे टूल्स जो बना रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है। जैसे अभी बात हो रही है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात हो रही है, यानी हम बहुत तेजी से कल पुर्जों का निर्माण करके उन सबको विदेशों में निर्यात कर सकते हैं, और भारत में इसकी अपार संभावनाएं भी हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। यहाँ पर सप्लाई वर्ड पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। इलेक्ट्रिसिटी हमें जो प्राप्त होती है वो हमें प्राकृतिक संसाधनों से ही प्राप्त होती है, लेकिन उनको बनाने के लिए हमने बहुत भारी भरकम मशीनों का प्रयोग किया है। हमने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े ग्रिड लगाए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी हमने बहुत भारी भरकम निवेश किया है, मशीनों का बहुत प्रयोग किया है। इस वजह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को भी प्राकृतिक संसाधन तो है, लेकिन इसको फाइनल गुड में यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हमने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है और बहुत बड़ी मशीनों का भी प्रयोग किया है। इसी तरीके से गैस प्राकृतिक संसाधन तो है, लेकिन उसकी सप्लाई के लिए हमने बहुत बड़ी मशीनों को जो है यूज़ किया है, यानी उनको गैस को खनन करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए हमने बहुत बड़ी प्रोजेक्ट लगाए हैं, ड्रिलिंग मशीनें लगाई हुई हैं, और फिर उनको हम गैस पाइपलाइन के द्वारा हम जो है उसको बाहर निकालते हैं, और फिर हम रसोई गैस में के सिलेंडरों में उसे फिल करते हैं और फिर हम उसको आप तक पहुंचाते हैं। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, लेकिन उसको भी आप तक पहुंचाने के लिए हमने भारी भारी मशीनों का प्रयोग किया है। इसी तरीके से वाटर सप्लाई की बात कर लेते हैं। पानी भी हमें प्रकृति ने अवश्य दिया है, लेकिन हम इस पानी को घर घर तक पहुंचाने के लिए हम एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, पाइपलाइन की ज़रूरत होती है। पानी के प्योरिफिकेशन के लिए बड़े बड़े प्लांट नदियों में लगाए जाते हैं, और इस समय जैसे जल जीवन मिशन का गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचाने की योजना है। तो यहाँ पर क्योंकि सप्लाई वर्ड लिखा हुआ है, मिले ये सब प्रकृति द्वारा ही है, लेकिन इनकी आपूर्ति के लिए हमने बहुत भारी भरकम निवेश किया है, भारी भरकम मशीनों का प्रयोग किया है। दैट्स वाई हम इन्हें भी सेकेंडरी सेक्टर में रखेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा कंसेप्ट आएगा वो है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में सब कुछ सेवाओं को शामिल किया गया है, जैसे यहाँ पर होटल है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, फिनेंस, बैंकिंग, रियल एस्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज। आप देख रहे होंगे ये सब सेवाएं हैं, चाहे वो होटल की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, कम्युनिकेशन की हो, जितने भी सेवा प्रधान क्षेत्र हैं उनको हम टर्शरी सेक्टर में शामिल करते हैं। और अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्वाटरनरी सेक्टर। ये इस समय एक ऐसा सेक्टर है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंटेलेक्चुअल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात हो रही होगी।
और इंटेलेक्चुअल नॉलेज का अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे जितना भी, जैसे आप देखते हैं रोबोटिक्स की बात कर लें, 3D प्रिंटर की बात कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात कर लें, यानी ये सर्विस सेक्टर की एक एक्सट्रीम लेवल है जहाँ पर हाईली स्किल्ड लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वार्टरनरी सेक्टर जो हमारा है वो हाईली इंटेलेक्चुअल सर्विसेज के लिए, जहाँ पर काफ़ी स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो वहाँ पर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर मिलेगा, क्वार्टरनरी सेक्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ये भारत में अभी ये प्रथम स्टेज में है। जिस तरीके से ये डेवलप होता जाएगा तो आने वाले टाइम तक क्वार्टरनरी सेक्टर को भी हम ऐड करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को ही कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में हमने अपना नेशनल इनकम में मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट देखा, प्लस कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस देखा। साथ ही साथ में हमने इंडियन इकोनॉमी के चारों सेक्टर देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी देखा, और इन सारे सेक्टर के सब सेक्टर्स को देखा। तो इस वीडियो में राष्ट्रीय आय के चैप्टर में इतना ही। इसके आगे का जो रेस्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।